Good morning students, I am Krishnan Kumar, your physics teacher. आज हम क्लास 9th का चैप्टर 11 स्टडी करेंगे साइंस में, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। बड़ा छोटा सा चैप्टर है और सिंपल भी है, क्योंकि सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड आप देख रहे हो आपने पहले छोटी क्लास में इसमें पढ़े हुए हैं। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वर्क डन। हम वर्क डन किसको मानते हैं? साइंस के टर्म में वर्क डन क्या होता है, डेली लाइफ में वर्क डन क्या होता है, उसका थोड़ा सा रिलेशन है। एनर्जी, एनर्जी को कहते हैं ये भी आप पढ़ चुके हो। कितने टाइप्स की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, पोटेंशियल सुना होगा, लाइट एनर्जी सुना होगा। देयर इज वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको सुन रखी हैं, वो आपको सिर्फ नाम यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक रूल है, एक लॉ है ये, कि टोटल एनर्जी आपकी सेम रहती है। आप एनर्जी को नई नहीं बना सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और लास्ट में आपको स्टडी करना है पावर। तो 3-4 ही मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। चलिए उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क। वर्क साइंस की टर्म में 2 कंडीशन होती हैं। आपने फोर्स अप्लाई करना जरूरी है, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। यानी कि वर्क डन अगर आपको किसी कांस्टेंट फोर्स से निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है। तो वर्क डन कब होगा? जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वर्क डन जीरो के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के। अब वर्क डन जीरो कब होगा? देखिए, अगर आपने फोर्स जीरो कर दिया तो भी वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी आपका वर्क डन जीरो। तीसरा इंपॉर्टेंट केस, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जिधर आपकी बॉडी जा रही है और जो फोर्स है उनमें डायरेक्शन अगर 90 डिग्री है, जैसे आप इधर जा रहे हैं और फोर्स आपका इधर लग रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो भी आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ये 3 कंडीशन होंगे, आपको ध्यान रखनी है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो ही हम क्या बोलेंगे कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा? जब आपकी डायरेक्शन तो इधर है डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो जो आपने जो वर्क डन किया है वो नेगेटिव है। जैसे कि आपने एक स्टोन को ऊपर फेंका तो आपने ऊपर फोर्स लगाया, स्टोन भी ऊपर जा रहा है, तो आपका वर्क डन तो पॉजिटिव हो गया। अब इस स्टोन पर ग्रेविटी, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है हमेशा, अर्थ की तरफ। अब वो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहाँ पर वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। किसका? ग्रेविटी का। आपका तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपने जिधर फोर्स लगाया उधर ही आपकी ऑब्जेक्ट जा रही है। तो ऊपर आप ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो, उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नेगेटिव है। तो इससे काफ़ी सारी एक्टिविटी दे रखी हैं कि कैसे कैसे वर्क डन जीरो है या नहीं है, अलग अलग केसेस में। उसके बाद है एनर्जी। अच्छा, एक सेकेंड और। वर्क डन की जो आपकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो आपकी जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अब वर्क डन आपका जूल है और जो आपका फोर्स है वो आपका क्या है? न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर है। तो अगर आपको 1 जूल डिफाइन करना भी पड़ जाए, 1 जूल क्या होता है? अगर आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? 1 न्यूटन, और आपके ऑब्जेक्ट कितना चली? 1 मीटर। उस टाइम पर वर्क डन कितना होगा? 1 जूल होगा। ध्यान रखना है इसको। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकती है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? उसकी एनर्जी पे डिपेंड होता है। अब एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। इसलिए वर्क डन से सीधा सीधा ये रिलेशन है, जितना वर्क डन करता है कोई ऑब्जेक्ट उसकी उतनी ही एनर्जी होती है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे कि लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है, हीट एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी है, काफ़ी सारी एनर्जी हैं जो आपके पास नेचर में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो आप स्टडी करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी स्टडी करेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 2 टाइप की आपकी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो पहला क्या आपका? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में तब होती है अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में उसकी कुछ वेलोसिटी है
तो ही उसमें काइनेटिक एनर्जी है, अदरवाइज उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी का आपका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, दो सिंपल से फॉर्मूले यूज करेंगे। देखो वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जस्ट अभी हमने स्टडी किया है। अब मुझे फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और इन दोनों की वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करनी है, आंसर आ जाएगा अपना। क्योंकि जो वर्क डन निकालेंगे वो वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही सेव होगा। अब आप एनर्जी कैसे निकालेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको आपने फोर्स अप्लाई करके कि डिस्टेंस एस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपने फोर्स अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, ये हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे मैं s कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2a नीचे चला जाएगा, ये आ गया, s आ गया, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। फोर्स की वैल्यू, s की वैल्यू दोनों ऊपर पुट कर दीजिए भाई, तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स ma और sa की वैल्यू a से a कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0, कितनी वेलोसिटी एक्वायर करवाई थी आपने, v, इनिशियल 0, तो कितना बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो वर्क डन है जो आपने उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है, ये वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एक और टर्म आती है आपके पास, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हैं तो जितना आपने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया उसके इक्वल होगी। कैसे, ये वर्क डन है आपका, हमने ऊपर भी निकाला है, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों का चेंज करूंगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सेकेंड एनर्जी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो तो या तो उसकी पोजीशन चेंज आपने की हो या उसकी शेप आपने चेंज की हो, इन दो वजह से ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर हम जो डेरिवेशन जो फॉर्मूला लिखा है हमने, ये पोजीशन की वजह से है, शेप की वजह से कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप टॉय जो होता है उसमें आप जो की, जो चाबी हम बोलते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग आपका टाइट होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसमें एनर्जी आती है, वो चलने लगता है। या फिर आप देख सकते हैं जो आपका एरो और बो, जो आपका धनुष बाण जिसको आप बोलते हैं, एरो बो, उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो उसकी शेप चेंज होगी, जैसे ही छोड़ेंगे दूर जाएगा, तो शेप चेंज होने की वजह से भी उसमें एनर्जी आ जाती है। अब हाइट या पोजीशन चेंज से कैसे आया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसको मैं एक हाइट पे ले गया, h हाइट पर, तो उसमें एनर्जी mgs कैसे होगी, देखो फॉर्मूला बड़ा ही सेम है, वही वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है, g, तो एक ही जगह क्या आ गया, g आ गया, s डिस्प्लेसमेंट है, कितना ऊपर गए हो, h ऊपर गए हो, तो mgh। सिंपल आपका वर्क डन जो होगा यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाने में, वो वर्क डन उसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब बुक में आपको एक डायग्राम है जो यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में वर्क डन सेम है। कैसे भाई, यहाँ से यहाँ आप लेके गए, हाइट कितनी ली आपने, h ली, एक आप यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे तो भी हम बता रहे हैं कि mgh होगा। क्यों, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स ऐसे है, कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पर है। इन तीनों को ऐड करूँगा तो इसके बराबर ही हो जाएगा, तो इस दोनों ही केस में आपका सेम होगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन वेरियस फॉर्म, यानी कि जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि सन से जो लाइट आ रही है उसको हम सोलर पैनल की हेल्प से हीट में बना सकते हैं, करंट बना सकते हैं। सोलर कुकर जो आपके होते हैं वो
सन की एनर्जी से हीट बना देते हैं। हमारे जो सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जब हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो आपकी सेम रहेगी, उसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो, यानी कि अगर आप किसी फॉर्म में एनर्जी को बना रहे हो तो उसके लिए आपको किसी और फॉर्म एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी सेम रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक दूसरे में चेंज हो रहा है। कैसे? पहले कोई ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर है, हाइट पे रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मान लो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। अब नीचे आने के बाद उसकी हाइट तो कितनी होगी? 0 होगी, यानी कि उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दोनों ही एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और बीच में क्या होगा? काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। उसके बाद आपका एक टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हमने जो वर्क डन है उसको रेट से यानी कि टाइम से कंपेयर कर दिया, तो आपके पास नई टर्म आ जाएगी पावर। तो वर्क को अगर आप टाइम से रिलेट कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? पावर। अब अगर कोई जल्दी से जल्दी काम कर देता है तो उसकी पावर अच्छी है, अगर कोई काम धीरे धीरे करता है तो उसकी पावर कम है। तो पावर टाइम से इन्वर्सली रिलेटेड है। टाइम कम लेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी पावर ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेगा तो उसकी पावर क्या है? कम है। और जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट होती है। तो यहाँ पर अगर आपको 1 वाट को डिफाइन करना पड़ भी जाए तो क्या होगा? देखिए, पावर की यूनिट वॉट, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकंड। तो 1 वाट क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क डन कर रहा है 1 सेकंड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क डन कर रहा है 1 सेकंड में तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट होगी। तो जब भी आपको 1 वाट डिफाइन करना हो या उसकी यूनिट डिफाइन करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो सारी चीजें 1 करके डिफाइन कर दो। उसके बाद है 1 किलोवाट क्या होगा? 1 किलो का मतलब 1000, तो 1000 वाट को हम क्या बोल देते हैं? 1 किलोवाट। अब ये जो लाइन है, यहाँ पर 3 लाइनें जो हैं ये 2 से 3 नंबर में कई बार आ जाती हैं। इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि हम अपने घरों में जो एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका जो बिल आता है वो कैसे आता है? वो आता है आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 यूनिट हम कहते हैं ना, हमारे घर में आज 100 यूनिट निकल गई इस मंथ में 200 यूनिट हमने कंज्यूम की हैं, इस मंथ में हमने 500 यूनिट कंज्यूम की हैं। तो उस यूनिट का मीनिंग क्या है? उस यूनिट का मीनिंग क्या है? 1 किलोवाट आवर। तो जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर, रिपीट कर रहा हूँ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी। जो कॉमर्शियल एनर्जी हम यूज करते हैं उसकी यूनिट है किलोवाट आवर। और एक यूनिट किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर के। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? आपके पास कोई अप्लायंस है, उसकी पावर कितनी है? 1 किलोवाट, और उसको आप 1 घंटे यूज कर रहे हो। या फिर किसी की पावर 1 वाट है और उसको आप 1000 आवर के लिए यूज कर रहे हो, तो भी एक ही बात है, तो भी 1 किलोवाट हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब दोनों ही केस हो सकते हैं। आपका मल्टीप्लाई पावर का और आवर का कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए, तो वो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। उस टाइम पर हम क्या कहते हैं? हमारी 1 यूनिट कंज्यूम हो गई। या फिर आप 100 वाट के 10 बल्ब यूज कर रहे हो 1 आवर के लिए, तो भी कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर, तो भी आपकी 1 यूनिट कंज्यूम हो गई। अब 1 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल पर सेकंड में लिखूं तो क्या होगा? देखिए, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट का मतलब 1000 वाट। अब मुझे इसको जूल पर सेकंड में लिखना है, यानी कि टाइम आपका सेकंड में होगा, तो ये तो हो गया 1 किलो के लिए। और आवर के लिए क्या होगा? 16 × 60, तो कितना बन गया? 60 60 3 6 0 0 0 0 0
3.6 10⁻⁶ जूल में कन्वर्ट हो गया। ये किस में था? किलोवाट आवर में। ये किस में आ गया? जूल में आ गया। ये कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं भाई 2 नंबर में कई बार, तो बड़ा आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो छोटा सा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इजीली।